बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और अच्छी खबरें देने के हवाले से मैं हमेशा बात करती हूँ कि बड़ा चैलेंजिंग होता है मेरे लिए सुबह सुबह अखबार में से, वैसे भी सोशल मीडिया में देख रहे हो। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुमाली पाकिस्तान खूबसूरत मगर हम कहते हैं बहुत सेंसिटिव पहाड़ी इलाकों में अगर बात की जाए तो कुदरती आफत ने एक बार फिर कहर बर्पा कर दिया है। बाबूसर टॉप और इससे मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके नतीजे में जो एक हंगामी सूरत हाल पैदा हुई उसने सबको हैरान भी किया, परेशान भी किया और दैट्स वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम। शारा बाबूसर का 8 किलोमीटर तवील हिस्सा शदीद मुतासर हुआ है। सड़कें, खेत सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं और मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि सियाहों की 15 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं वो पानी में बह चुकी हैं, जबकि कई जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाला जा चुका है, लेकिन अभी मज़ीद इस हवाले से काम चल रहा है। 15 सियाह अभी तक लापता हैं जिनकी तलाश भी की जा रही है। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाला जो एक टूरिस्ट ग्रुप था उसके कई अफराद भी इस साने का शिकार हुए हैं, जबकि हज़ारों सियाह फंसे हैं जिनका अपने घरों से राबता मुनक़ता है। तर्जुमान जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है वो कह रहे हैं कि मकामी आबादी ने भी जो सियाह है उनको पनाह दी है, जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और तमाम जो दस्तयाब वसाइल हैं उनको बरूए कार लाने की भी हिदायत की है। सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। मुतासरा इलाके में एक जो कह लें बड़ा एक केओस का सा मंजर है, लेकिन इसमें सबसे जो एक चैलेंजिंग काम रेस्क्यू के हवाले से भी वो ये है कि जो मुतासरा इलाके हैं यहाँ पे सड़कें भी बंद है, गाड़ियाँ मलबे तले जो हैं वो दबी हुई हैं। कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं और सियाहों के जो चैलेंजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। NDMA ने अवाम को मुतासरा मकामात की जानिब गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत भी की है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी ये रियली वांट कि हम सब जानते हैं कि ये वेदर टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पे जब हम नॉर्थ का जिक्र करें कोई आइडियल टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल के लिए अपना प्लान्स बना रहे हैं कि जी इस मौसम के अंदर हम जाएं। वी ऑल नो कि क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर्स हम सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस इलाके का मैं जिक्र कर रही हूँ बाबूसर टॉप का, यहाँ पर टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद है और जा रही है। आई वंडर वाई जब टूरिज़म की एडवाइज़री भी जारी की जाती है कि आप लोग इज्तनाब करें, गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें, तो एज़ अ सिटीज़न या एज़ अ नेशन हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जहाँ पे ख़तरनाक जगह हैं जो इन बारिशों से मुतासर हो रही हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक वहाँ जाने से आप ख़ुद भी अवॉइड करें, क्योंकि ये आप अपनी जान तो ख़तरे में डाल रहे हैं, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करें एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जब रोड्स बंद है, आपको रेस्क्यू के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस दौरान आप टूरिस्ट जो वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनका राबता नहीं हो रहा, अल्लाह रहम करे उन तमाम लोगों के ऊपर जो इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हो रही हैं। सो आई रियली रिक्वेस्ट टू पीपल कि आप लोग अवॉइड करें जितना मैक्सिमम हो सके इन इलाकों में जाने का, और ख़ास तौर पे इस वेदर में पूरा साल है, यू कैन ट्रैवल, आपकी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा कि मुझे प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर करनी चाहिए, लेकिन जो अब हम आगे जाके बात करते हैं वो सियासत की बात करते हैं। अब मुल्क की सियासत एक बार फिर आइनी तशरीहात, इख्तियारात की कशमकश कह लें और अंदरूनी इख्तलाफात की नज़र होती हुई हमें नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जी मखसूस नशस्तें हों, उस पर कारन असम्बली की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी के खिलाफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में रुजू किया गया, और न सिर्फ एक नया आइनी सवाल खड़ा कर रहा है बल्कि इस इक़दाम को जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर मुदाखलत भी कहीं ना कहीं तसव्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खतर साल किया है और पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत को आइन के मुतसादिम करार दिया है। इस सारी सूरत हाल ने खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्लिमानी अमल है उसको गैर यकीनी का भी शिकार कहीं ना कहीं बनाया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पंजाब में सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम नून के उम्मीदवार अब्दुल करीम की वाज़ेह कामयाबी हो
और खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट टिकट्स के हवाले से इख्तलाफात हों, ख़ास तौर पर जो PTI के नायाज़ उम्मीदवार हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, उनकी वजारत की पेशकश को ठुकराने की बात हो, ये सारी उन तमाम चीज़ों की निशानदेही कर रही है कि हमारी जो मुल्की सियासत है उसमें जो भी प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, पहले भी और बाद में। इस सारे पर हम तज्जिया ले लेंगे। इमरान मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं कल के इस इलेक्शन और इससे पहले जो हम जैसे अली अमीन गंडापुर साहब डोंकी ट्रेडिंग कह रहे थे, उसको अवॉइड करने के लिए जो एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेहाद नजर आया, मैं आपका कमेंट चाहूँगी। जी, इससे पहले कि मैं कमेंट दूं, आपने जो पहली खबर सुनाई बड़ी अफसोसनाक है वो, और आपने उसके हवाले से ये जो बाबू सर टॉप पे, असल में ये जगह वाकई ऐसी है, लोगों को अट्रैक्ट तो करती है, हम जो मैदानी इलाकों के लोग होते हैं, लेकिन ये हमें एहसास करना चाहिए कि ये पहाड़ी इलाके हैं, ये डेंजरस इलाके हैं, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। और ख़ास तौर पे मॉनसून में इन इलाकों में जाना और एक्सपेक्ट करना, बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों की फैमिलीज़ के लिए खैर फरमाए, इनको हिफाजत से रखे। बहरहाल ये ख़तरनाक जगह होती है इन दिनों में जाने के लिए। मैं इस पे मैंने कहा था ये मैं कमेंट ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा, जो अब सारी सेनेट की सूरत हाल के हवाले से आप कह रही, देखें पिछले 2-3 साल से ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि किसी भी करवट चैन नहीं है हमारी सियासत को। मतलब इवेंट्स को अगर हम देखें, उसका तसलसल देखें, तो वो एक ही डगर पे हैं, एक ही उसका रुख है कि आपको वो छीना झपटी और वो सारी नज़र आएगी। और चूँकि अनफॉर्चुनेटली हम चूँकि इतने सारे इवेंट्स हो चुके हैं कि अब उसमें बार बार एक पे कहना कि कौन सा आईनी था, कौन सा गैर आईनी था। अगर हम इस पूरे सारे सिस्टम को ही देखें तो इसमें क्या चीज़ सच्ची बात है, क्या चीज़ आईनी लगती है, क्या गैर आईनी लगती है, ये बहसें ही फजूल हो चुकी हैं अब तो इस मुल्क में। कौन सा असूल, कौन सा ज़ाब्ता हमारी किसी भी। और अच्छा, अब इसमें यह है कि ये कोई एक जमात तक महदूद नहीं है। ठीक है, आज के दिन अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ जो है वो मजलूम दिखाई देती है और सारा वो नज़र आता है। लेकिन अगर हम असूलों की बात करते हैं ना, तो जब जब जिस पार्टी को भी जहाँ जहाँ मौका मिला तो असूल ज़ाब्ते की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जिसका जहाँ दाव लगा उसने कर दिया, जहाँ पे उसको सूट किया उसने वो कर दिया, हल्की फुल्की सी बारीकी सी आपने वारदात डाल दी। अब फिर जवाब दर जवाब एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि जो रुकने वाला नहीं है। तो ये बड़ा तकलीफदेह है, और तकलीफदेह इस सेंस में है कि बज़ाहिर देखें इस वक्त वफाक में भी हुकूमत है, और उनको आपको पता है जब ये बटी हैं मखसूस नशिस्तें, तो उनकी कौमी असम्बली में भी अक्सरियत बड़ी वाज़ेह हो गई है। और अब तो सेनेट में भी जब ये इलेक्शन हुए हैं कल के, तो उसके बाद सेनेट में भी उनकी पोजीशन जो है बड़ी मुस्तहकम हो गई है। तो बज़ाहिर तो उनको कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हल्की फुल्की जो ठुक ठुक और वो है, वो चैन ही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे उठा के देख लें, ठीक है, ऑन ग्राउंड शायद इतना वो ना हो, वो इसलिए कि उस पर आपको भी पता है कि छापे पड़ते हैं उनके घरों पे और लोग पहले ही मुकदमात में बेताश हैं। तो मैं तो सच्ची बात है, मेरी लाइफ में कम से कम अब सहाफ़त करते हुए भी चौथी दहाई ख़त्म होने को आ गई है, लेकिन समझ से बाहर है कि ये किस तरफ किस करवट जाके ये हमारी सियासत बैठेगी। मीर साहब, अभी आपने वही बात की कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। अब जो हल्फ लेने का मामला है उस पर भी एतराज़ात हैं। वो कह रहे हैं जी हमने अगर इसको डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है तो हमने हल्फ लेना है, ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। वो कह रहे हैं हल्फ उठा लिया है, ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो ये जो आइन को हम इतना कैजुअली इसकी खिलाफ वर्जी कर लेते हैं, हालांकि यही वो सियासतदान हैं, यही वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं आइन के पासदार हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि अगर ये सेनेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, असेंबलीज में कर रहे हैं, तो ये इस बात को मेक श्योर करें। हम आए रोज़ इस तरह की एक स्टेटमेंट किसी भी जमात की तरफ से सुन लेते हैं, इससे फिर हम आइन को तो कहीं ना कहीं मजरूही कर रहे हैं। असल में अरमला, आइन को जो मजरू करने वाला किस्सा है ना, ये कोई एक आध दिन का नहीं है। ये किस्सा दहाइयों पे मुहित है। ये किस्सा जब से समझ लें पाकिस्तान बना है, ये तब से आइन को रौंदा जा रहा है। जब से 1973 का आइन बना, उससे पहले जो आइन थे उनको भी ऐसे ही था। जब चाहा वो जैसे कहते हैं ना, मोम की नाक है, जैसे चाहा उनको जिस तरफ चाहा मोड़ दिया। वो फैसले हमारे इसी तरह के होते हैं।
और फिर अदालतों के फैसले भी इसी तरह से होते हैं कि वो जिस तरफ चाहे ले जाए, वो हर तरफ आइन का बोलबाला है। यानी आपकी मर्जी के मुताबिक होगा तो एक पार्टी के लिए आइन का बोलबाला है, दूसरी पार्टी के लिए आइन की खिलाफ वर्जी है। तो ये जो झंझट है ये आज तक समझ नहीं आ सका। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी हर दौर में, अच्छा मैं इसलिए किसी इस्तिस्नाई नहीं लेता कि सिर्फ आज के दिन चूंकि ये बढ़ता बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए आज चूंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं चीज़ें। उस तरह से पहले 2-3 दहाइयों पहले इतना शोर नज़र नहीं आता था, इतने प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं होते थे, हमें समझ नहीं आ पाती थी। लेकिन ये हो तब से ही रहा, अब बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया। गो के रेजिस्टेंस भी आगे इसके बहुत ज़्यादा आई है। लेकिन ये अभी तक आज के दिन तक भी अगर हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये अभी थमने वाला नज़र नहीं आता। ये किसी ट्रैक पे हम जाते नज़र नहीं आते। मैंने कहा ना, बज़ाहिर हुकूमत को कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तहरीक का उन्होंने ऐलान किया हुआ, तहरीक इंसाफ ने, तो और वो भी उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। विदन तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा टूट फूट भी है, इख्तलाफात भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हमने देखा। सेनेट की जो इलेक्शंस थे उनमें टिकटों के मामले में भी पीटीआई के अंदर शदीद तनकीद थी। और कल का जो इलेक्शन है ख़ास तौर पे जो गुजरा है, मैं ट्विटर ख़ास तौर पे देख रहा था जिस पे ऊपर कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा होल्ड है। लेकिन उसमें भी मैं देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो ये सारे टिकटों की तकसीम और जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं उसके ऊपर बड़े शदीद नाराज़ हैं, शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो। मीर साहब, टिकटॉक का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने हालांकि कल कहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक की जो फहरिस्त थी इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब से शेयर नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ नहीं छुपाया गया, ना ही नाम तब्दील किए गए हैं। हमने ये माजी में भी देखा है कि इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त जेल में हैं और जो तहरीक इंसाफ में आप टूट फूट की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी ऑब्वियस है। और उस सूरत हाल के अंदर जो भी खान साहब से जेल में मिलने जाते हैं वो बाहर आके कोई एक नई कहानी या एक जवाब देता है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा कि असल में खान साहब क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। अच्छा, उसकी एक वजह यह है, देखें एक बंदा जेल के अंदर है, मेरी और आपकी बराह रास्त कम्युनिकेशन उस बंदे से नहीं है। बिल्कुल। जो चीज़ें भी बाहर आती हैं वो यूं समझ लें कि अपनी मर्जी के जो लोग मिल के आ रहे हैं और जिनको इजाज़त दी जाती है, चलें यूं कह लें, तो वो उनके मुंह से बाहर आ रही हैं। अब वो उसको अपनी मर्जी से ढालने में और वो जैसा चाहे उसको रंग दे ले। मेरे और आपके पास ऐसी कोई तस्दीक नहीं है कि क्या खान साहब ने वही लिस्ट दी थी जिसकी बैरिस्टर गौहर बात कर रहे हैं, या वही थी जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं, या कोई और तीसरी लिस्ट थी, या बैरिस्टर सैफ है जो, यानी कि हमें समझ नहीं आ सकेगी। वो इसलिए कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा खींचातानी है। ये तो अब वाज़ेह है कि ग्रुप्स बने हुए हैं और इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात भी नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहता कि जब जबर का दौर होता है, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसके अंदर इतने वॉइसेस उठना ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे पास आपके पास ऐसा तस्दीक का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। या तो को हुकूमत ऐसा खोल दे मामला कि वो मीडिया के एक पूरे वफ्त को वहाँ ले जाए तो उनको वहाँ बात करने दें। वो आपको भी पता है कि वो हुकूमत के भी बारे में नहीं है। आपको पता फिर खान साहब जब खिताब करते हैं लोगों से तो वो बड़ा फिर कन्विंसिंग सी बात होती है उनकी। तो ये इस चीज़ से हुकूमत भी डरती है कि भाई इनका मीडिया से तो बराह रास्त इस तरह से टकराना होना दिया जाए। तो वो टूट फूट के पीसेस के अंदर, बिट्स एंड पीसेस के अंदर वो बात आ रही है। मैं उस पे सही सूरत हाल अखज़ नहीं कर पाता। देखें ना, जैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यही फहरिस्त है, कारकुन भी नाराज़ हुए, उनके अंदर ग्रुप खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम आज़ाद लड़ेंगे। ये तो नज़रियाती बात नहीं है, नज़रियाती कारकुनों की और उनकी बात हुई। मिर्ज़ा जो अफरीदी थे उनकी टिकट पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लेदे हुई कि ये चूँकि एक अरबपति आदमी है तो देखें जी इनको तो अकोमोडेट कर दिया और इनकी क्या पार्टी की खिदमत है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये 2018 से ये आज़ाद सेनेटर बने थे और फिर ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और फिर ये पीटीआई में शामिल हो गए और फिर ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बन गए। और ये असल में हमारे यहाँ ताकत जो है ना, और जो आपस में जिसे कहते हैं एक दूसरे की नेटवर्किंग जो होती है, ये बड़ी पावरफुल होती है। इसको इजी नहीं लेना चाहिए। और वो आज भी सारे लोगों की मुखालफत के बावजूद, सारे आवाज़ें पीटीआई के अंदर से उठने के बावजूद वो एक बार फिर
वो सेनेटर मुंतखब हो गए। और इसी बात पे थी मैं जो कहना चाह रहा था कि देखे ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी ये इमरान खान साहब ने लिस्ट दी है। लोगों का इस पे एतराज है कि जी ये कैसे हो सकता है, कि क्या इमरान खान साहब को समझ नहीं आती। तो मैंने भी 2-3 दिन पहले ये बात की थी कि अगर इमरान खान ने यही करना था, अब उनके बयान की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं अली अमीन गंडापुर पे, कि भाई एक बंदा तो जेल में बैठा हुआ है, वो कहता है मैं डील नहीं करना चाहता, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, और अगर उसने ये सिर्फ 5-6 सीटों के लिए डील करनी थी तो फिर तो बिगर कैनवस पे उसको मुल्की सतह पे आके इनसे बैठ के डील करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहता हूं ये मेरी अकल नहीं मानती कि ये खान साहब ने कहा हो, तो लॉजिक नहीं है ना इसके पीछे कोई। यानी आपके मुताबिक ये जो वाकई जैसे हम अभी पिछले दिनों कई दिनों से डिस्कशन सुन रहे हैं, और जब तहरीक इंसाफ या खान साहब की बात होती है कहते हैं जी डील तो हम नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। अगर बातचीत पे आते हैं पहले तो वो तहरीक का ऐलान करते हैं और फिर उसके बाद बातचीत की तरफ आते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम तहरीक पे चले जाते हैं, एहतजाज पे चले जाते हैं। तो मीर साहब आप तहरीक इंसाफ करेगी क्या लीडरशिप के अंदर? ये जो हम एक टूट फूट देख रहे हैं, ग्रुप हमें नज़र आते हैं और फिर एक ओन कर रहा है, एक डिसोन कर रहा है। खान साहब खुद जेल में हैं, अब एक तहरीक जो 90 रोज़ की ऐलान कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा जब तहरीक इंसाफ खुद क्लियर नहीं है कि व्हाट डू दे वांट? अच्छा, अब इसमें देखें अरमला, इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक बुनियादी नतीजा मैं पहले बताता हूँ कि इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखें, एक बंदा जिससे मसला था वो जेल में चला गया, वो जो भी वजूहात हुई चीज़ें, ज़ाहिर है एक पावरफुल लीडर था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसको जेल में डाल दिया। अब देखें जो एक निज़ाम होता है ना, जिसको हम सारा आपको भी बताइए किस तरह से निज़ाम चलता है, कि पर्दे के पीछे से किस तरह से डोरियाँ हिलती हैं, आखिर वो भी तो कहीं काम करता है ना। उसने भी तो इस 2-2.5 साल में कुछ किया होगा ना। उन्होंने क्या किया है? ये जो हम देखते हैं ना कि आज जो कन्फ्यूजन है सारी और ये टूट फूट है, ये सारा कुछ वहीं से किया जा रहा होता है कि ये जो चीज़ें मैनेज होती हैं, बंदे मैनेज होते हैं, लीडर्स मैनेज होते हैं पीटीआई के अंदर से जो बाहर। मैं तो आज भी कहता हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे कहता हूँ कि पीटीआई की जो जेल से बाहर लीडरशिप है, इसमें से बेशतर कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सारे फिट हैं। ये जाके अब देखें, अब नाम लेना अलग से वो मुनासिब नहीं होता, लेकिन इनकी मुलाकातें होती हैं अलग अलग से जाके। ये जाके वहां अपने काम शाम भी करवाते हैं कि जनाब ये काम करवा दें, जरा हमारे ये वाले काम करवा दें। देखें ना, हम शोर भी बचाते हैं, हम आपके साथ भी हैं, हम आपके ताबेदार भी हैं। तो ये जब जबर का दौर चलता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि हर बंदा, हर लीडर, हर एमएनए, हर एमपीए वो सस्टेन कर सके, या हर जो बाहर बंदा है। तो ये सारे ऊपर से शोर मचाएंगे और शोर मचाते भी हैं, और एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखेंगे कि ताकि ना मोमेंटम बने, ना वो चीज़ें बन सकें। देखें, इसमें तो हम आज भी कहते हैं ना कि इसमें शक कोई नहीं है कि ठीक है, वक्त के साथ साथ स्लो डाउन भी हो जाती हैं चीज़ें, वो मोमेंटम नहीं रहता, लेकिन मकबूलियत तो आज भी इमरान खान का जब नाम लेंगे तो लोग तो उसको सराहते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हाँ ये एक पॉपुलर लीडर है, इसमें तो हमें आपको किसी कोई बाम नहीं है। लेकिन जब तहरीक चलने की बारी होती है, जब ये होती है, तो इनकी अपनी लीडरशिप ही 6-7 मुख्तलिफ आवाज़ें आएंगी और एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, में कोई भी बंदा होगा जो घर में बैठा कारकुन है, जिसकी दुकान है, कोई रेडी वाला है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसी जगह पे है, वो बेचारा क्यों मारे खाने के लिए निकलेगा? वो कहेगा यार मारे खाने के लिए मैं हूँ हर जगह मतलब मुझे आगे करके तो छोड़ के लीडरशिप जो है वो जिसे कहते हैं कि 12 अजला को क्रॉस करके वापस पहुंच जाती है अपने असम्बली के अंदर भी। तो ये कहानियां सुनाई जाती हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं मारे खाने के लिए हूँ, मैं 26 नवंबर सिर्फ इसलिए आगे लगूं माने ना माने, स्क्रिप्ट तो ऐसा था कि आप और मैं परेशान भी हुए थे कि ये कितना, जैसे हमारे अम्मा अब्बा कहानियां सुनाते थे ना कि हम कितनी नदियां पार कर करके तालीम हासिल करने जाते थे, वो कहानी जब वापस आई थी तो बिल्कुल ऐसी ही थी कहीं, कि हमें लगा कि कितने जोखिम से आए हैं वो। नहीं, वो अम्मा अब्बा तो जो इन इलाकों में रहते थे नदियां पार करके जाते होंगे या मुश्किलात का कहने का मकसद है वो शिकार होके जाते होंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तो कोई 12 अजला पार करके नहीं गया। वो कौन से 12 अजला है? मैं भी पाकिस्तान पूरा घूमा हूँ कि जो इस्लामाबाद से निकल के 12 अजला पार करके आपको पेशावर तक पहुंचना पड़ता है। यानी वो देखें, किसी की समझ में आने वाली वो बात नहीं थी, ना कारकुनों को समझ में आई वो बात, ना उनके इर्द गिर्द के लोगों को समझ में आई। लेकिन चूंकि अमूमी तौर पे जब आप इख्तियार में होते हैं, वाह वाह होती है, इख्तियार आपके पास होता है, आप जो कहें फिर वो चीज़ें आपके हाथ में हैं।
और जब कभी वो देखें जो इस मौके से फायदा उठाने वाले होते हैं ना, सारे सिस्टम के अंदर बेनिफिशरीज होते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम हालात के मुताबिक करते हैं, और जब तो खान साहब आएंगे फिर असि देख लेंगे, उन्होंने कहानी समझा लेंगे, बाहर जब आएंगे तो फिर है ना, मैं आपको उनको बता लेंगे। कर रही हूँ, मुझे आपसे एक सवाल करना है। ये जो अभी आपने कॉम्प्रोमाइज्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि अब आपको लगता है कि खान साहब को इस बारे में पता है कि उनका कॉम्प्रोमाइज है? क्योंकि जब वो हुकूमत के अंदर भी थे तब भी उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिनके हवाले से आप जैसे बड़े सीनियर मंजे हुए जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते रहे हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड करें, और वो बाद में एक्सपोज भी हुए समहाउ कि वो कहीं ना कहीं मिसलीड या मिसगाइड करने में उन्होंने रोल अदा किया है। तो अब वो चूँकि जेल के अंदर मौजूद हैं, उनको ये आइडिया है कि अभी भी उनकी पार्टी या लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनके लिए? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह होगा। उनको हालात के जबर ने बहुत सारी चीजें सिखाई भी होंगी, लेकिन मैं जाती तौर पे मुझे इसकी इस तरह से मैं इसको समझता हूं कि आप बेबस होते हैं, आप चारों तरफ से बंधे होते हैं। मैं खाली जेल में जाने की बात नहीं कर रहा, यानी अगर इमरान खान साहब बाहर आज़ाद भी हों तो जो मुआशरे में दस्तयाब आपको लोग हैं, आपने उन्हीं के अंदर से लोगों को आगे लाना होता है, उन्हीं के सर पे, उन्हीं के कंधे पे आपने वो चीज़ें करनी होती हैं, उन्हीं पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे खान साहब ने जब ये सारा हुआ मामला और ये तहरीक को इस लेवल पे लेके गए कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टकराव ही करना है, तो उनका तकिया तो देखें किस चीज़ पे था, अवाम के ऊपर था कि अवाम जो हैं वो बाहर निकलेंगे, और वो एक साइड को मिस कर गए कि ये जो बीच में निकालना तो उस लीडरशिप ने है ना जो बाहर होगी, वो जो है वो जब कॉम्प्रोमाइज होगी, वो जब बीच में से ऐसे ऐसे रास्ते निकालेंगे और लोगों को कंफ्यूज करके रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नरमी आती आती आप देख लीजिए दिन ब दिन नीचे आती गई। और अब सूरत हाल ये है कि अव्वल तो जब निकलते हैं तो उनको धर लिया जाता है, बल्कि निकलने से पहले ही घरों पे छापे पड़ने शुरू होते हैं। वो एक अलग केस है, हम उसकी हमायत नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन जब ये पार्टी के अंदर से ही जब वो इस तरह का हालात बना दिए जाए, एक आवाज़ आ रही है मैं 90 दिन में जनाब तहरीक को लेके जाऊंगा, खान साहब की अंदर से आवाज़ आई, उनकी जो बहनें हैं वो कह रही हैं कि नहीं 5 अगस्त को जो है वो पीक टाइम होना चाहिए तहरीक का, तो 5 अगस्त तो सर पे आ गई, क्या प्लान है, किस तरह से। और फिर जो जहां से सबसे ज्यादा लोग आने हैं, जुनैद अकबर साहब हैं उस वहां पे पार्टी के सरबराह, अच्छा वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे कारकुन तो जो हैं वो मैंने जो निकालने हैं वो सैकड़ों की तादाद में मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनको पेशियां भुगतने के लिए वहां से मुख्तलिफ अजला से इस्लामाबाद पिंडी आना पड़ता है, तो उनके पास तो किराए तक नहीं है अपने, तो वो कहाँ से, वो कहते हैं कहाँ से निकाल के लेके आए कारकुन। तो ये बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं होता ये कहना। सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप एक ट्वीट करेंगे हजारों लोग वाह 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 करेंगे, जी हम साथ हैं जी सारे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जाके कुर्बानी देना, वो निकलना इस जबर में, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इतना आसान काम नहीं है कि तहरीक चला ली। ठीक हो गया, इतना आसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अब बात करेंगे कराची में हैवी ट्रैफिक और ख़ास तौर पे डंपर्स और वाटर टैंकर्स का बेलगाम होना अब मामूल बनता चला जा रहा है। इस हवाले से हमने पहले भी रिपोर्ट किया है, लेकिन अब हालिया दिनों में और जो हालिया वाक़या हुआ है इसमें मलीर का जो इलाका है काला पुल, उसके करीब एक तेज़ रफ्तार जो वाटर टैंकर है उसने मोटरसाइकिल सवार 2 कमसिन बच्चों को, भाइयों को इनफैक्ट कुचल कर उनकी ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए। ये बच्चे सिर्फ सैर करने के लिए सी व्यू जा रहे थे, और ये जो हुकूमत की गफलत कह ले, साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना होना, ये डंपर से टक्कर का कोई पहला वाक़या नहीं है। इनफैक्ट ये वाटर टैंकर है जिससे हम अभी आपको ये रिपोर्ट भी करें। और अगर अब तक सिर्फ हैवी ट्रैफिक के हादसात की कराची में बात कर ली जाए तो 154 के करीब जो अफराद हैं अब अपनी जान से हाथ धो बैठे इन वाक़यात में, इन एक्सीडेंट्स के अंदर, जिसमें से सिर्फ जो 36 हैं
वो वाटर टैंकर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए हैं एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। 36 अफराद की मौत वाटर टैंकर की टक्कर से हुई है। हुकूमत कहती है जी हम ऐलानात करें, हमने क्रैकडाउन किया है, हमने इनको जुर्माने किए हैं। हमें याद है कि रिसेंट टाइम्स में हमने एक देखा था कि एक डंपर ने टक्कर मारी और वो फरार हो गया वहाँ से। अब ये क्रैकडाउन कहाँ है और कैसे हो रहा है, और ये अभी तक क्यों बंदर आते फिर रहे इन सड़कों के ऊपर, और इनको अपनी जान की तो परवाह है या नहीं है, लोगों की ज़िंदगी का इनको कोई भार नहीं मुझे लग रहा कि है। और इस बात पे ज़ाहिर है हम बार बार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और जिनके घरों में वाक़यात होते हैं उन पे क्या बीतती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद है। रज़ा, बहुत शुक्रिया। आप हमें पहले भी इस तरह के कई वाक़यात के हवाले से बता चुके हैं, और ये एक और वाक़या है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? गिरफ्तारियां हुई, क्या मामला हुआ? क्रैकडाउन जो हुकूमत कर रही थी वो कहाँ कर रही है, ज़रा हमें बताएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अहम भी हैं। हम देखते हैं कि कोई इशू होता है, उसके बाद बाकायदा मुताल्लिक़ा जो इदारे हैं वो क्रैकडाउन शुरू करते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं और काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और जो वाक़यात चीज़ें हाईलाइट होती हैं वो हाईलाइट होना ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बाकायदा जो क्रैकडाउन होता है, अब जैसा कि स्टार्टिंग में क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ था, अब क्रैकडाउन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुसलसल जो हैवी गाड़ियों से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, और मुसलसल रोज़मर्रा हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं नौजवान इस हादसे का नज़र होते हैं, कहीं ख़वातीन बच्चे इसमें नज़र आते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद जो है नौजवानों की है, ख़ुसूसन मोटरसाइकिल सवारों की 55% के करीब नौजवान हैं जो इस हैवी गाड़ियों की जद पर आकर अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। एक मलीर में भी इंसिडेंट हुआ था RCD ग्राउंड में, जहाँ पर ट्रक ने एक शहरी की जान ली, उसकी वाक़ई की CCTV फुटेज भी सामने आई, और इसके बाद अब जो शहरी हैं वो ख़ुद कानून हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि जो कानून है वो हरकत में नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मुश्तइल अफराद की जानिब से उस ट्रक को आग भी लगा दी गई थी, और फौरी तौर पर उस ड्राइवर को भी गिरफ़्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, क्योंकि शहरियों ने उसको पकड़ लिया था। और जिस वाक़े की आप बात कर रही हैं वो भी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, उसमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। ख़ुसूसन जो कम उम्र बच्चे हैं वो कोरंगी के रिहायशी थे, तो कोरंगी से वो डिफेंस तक आ गए, किसी ने उनको नहीं रोका, किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उनको नहीं रोका, और न उनके पास हेलमेट था, और यकीनन जाहिर सी बात है उनके कोई न शनाख्ती कार्ड और दस्तावेज़ात भी नहीं थे उनके पास, और इस हादसे का वो नज़र हो गए। क्योंकि जिस एरिया पे मैं मौजूद हूँ, डिफेंस से काला पुल की तरफ जा रहा है, यहाँ पर वाटर टैंकर जो है बड़ी तादाद में यहाँ से गुजरते हैं, और यही वजह हुई कि वाटर टैंकर, और जो एनी शाहिदीन ने हमें बताया था कि वो काफ़ी उसकी ज़्यादा रफ्तार थी, और वो मोटरसाइकिल जो कम उम्र बच्चे हैं उनको कुचल दिया। और इस वाक़े के बाद जो ड्राइवर है हस्बे रिवायत वो भाग गया, फ़रार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, और इसके जो मालिक है उसको बाकायदा गिरफ़्तार किया गया, और उसकी मदद से जो टैंकर का ड्राइवर है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। वाक़े के बाद जो मुश्तइल अफराद हैं उन्होंने इस टैंकर को आग लगाई, और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया जिसने इस आग लगने के वाक़े में मुलव्विस था। कुछ करेक्शन भी मैं आपको बता दूँ, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, 202 दिनों के अंदर 155 अफराद जो है वो इस हादसा की नज़र हुए हैं, और रवा साल में अब तक 512 के करीब अफराद जाँ बाक हुए हैं। 7000 से ज़ायद जो अफराद हैं ज़ख्मी हुए हैं, इनमें ख़वातीन, बच्चे और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ तकरीबन 58 के करीब जो है डंपर और जो हैवी ट्रैफिक के ट्रॉलर्स हैं, और 37 के करीब जो वाटर टैंकर हैं, इसके ये हादसा हुए हैं। कानून जो है हरकत में नज़र नहीं आ रहा है। जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी चीज़ें छोड़कर देखा गया है कि दूसरी चीज़ों पर उनकी ज़्यादा तवज्जो है, और इनकी सबसे ज़्यादा वजूहात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज़ रफ्तारी, गफलत, लापरवाही। लेकिन वजूहात जो भी हों, हम देखते हैं कि कीमती जानें चली जाती हैं। कई जानें ऐसी हैं जो घरों के वाहिद कफ़ील थे, और वो दफातर जाते हुए इन हैवी ट्रैफिक की नज़र हो गए हैं। तो हुकूमत को और मुताल्लिक़ा इदारों को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस तरह इनकी रोकथाम की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई गई थी, लेकिन उन पॉलिसीज़ पर अब अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जी
दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया रज़ा आपका, और आपने करेक्शन की। मैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कम रिपोर्ट कर रही थी, और रज़ा ने बताया है जिस तरह से कि ये 7,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, और 500 के करीब जो हैं उससे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भी हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर जी। और ये वाक़यात हैं, हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, किस क्रैकडाउन का हम जिक्र सुनते हैं, और क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम। लेकिन दूसरी जानिब रज़ा ने जो दूसरा पहलू भी किया कि जो कम उम्र बच्चे ड्राइव कर रहे हैं या बाइक्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, इस पे भी एक्शन होना चाहिए, और इस पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है, और इंतज़ामिया की तो है कि वो इनको रोके, क्योंकि अगर वो बच्चे मलीर से लेकर अगर डिफेंस तक आ गए हैं और उनको किसी ने नहीं रोका, अंडर एज थे वो, और उसके बावजूद वो ट्रैफिक कवानीन, कोई आईडी कार्ड, कोई चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी, साथ में पेरेंट्स भी प्लीज़ अपने छोटे उम्र के, कम उम्र बच्चों को इस तरह बाइक्स, गाड़ियाँ मत दें, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में इतने सारे हादसात देखे हैं जो कम उम्र बच्चे ड्राइविंग करते हुए। पिछले दिनों लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया था जिसको हमने रिपोर्ट किया, और उससे कई ऐसे वाक़यात हैं। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को इस तरह से ड्राइविंग ना करने दें। अगला इशू जी हमारा यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से है, और हमने पहले भी रिपोर्ट किया था अपने प्रोग्राम में ही कि यूटिलिटी स्टोर्स की जो बंदिश है उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब जो यूटिलिटी स्टोर्स जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में जो एहतजाजी धरना है वो दिया है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो मुलाजमीन है वो इस धरने में शिरकत कर रहे हैं। कमेटी का कहना है कि हुकूमत का जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फ़ैसला है वो ना सिर्फ हज़ारों मुलाजमीन की जो को बेरोज़गार करने का सबब बनेगा, बल्कि 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के सर पे छोड़ने का भी के मुतरादिफ भी है। अब इस कमेटी ने कब तक धरना ऐलान करने का कहा है, क्या सूरत हाल है, और इस वक्त वहाँ पे जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं उनके साथ मुख्तलिफ लोग भी मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। फ़रहान अली हमारे साथ मौजूद है। फ़रहान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, हमें इस हवाले से भी बताएं कब से जारी है, और जो लोग आपके साथ मौजूद हैं हमारी इनसे भी बात करवाएं। जी देखिए अरमला, गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क से जो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन हैं वो इधर ब्लू एरिया में जो है वो हेड ऑफिस है यूटिलिटी स्टोर्स का, वहाँ पे मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स को 31 जुलाई के बाद जो है वो पूरे मुल्क में इसके ऑपरेशन बंद कर दिए जाएंगे, और उसके लिए जो एक प्रोसेस है, जो यूटिलिटी स्टोर्स की एक प्रोसेस है, उसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स का जो सामान है वो भी पैक होना शुरू हो गया है। और शहरों में तो ऐसा है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त गुज़श्ता रोज़ से पूरे मुल्क से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर हेड क्वार्टर जो ब्लू एरिया में वाक़ है वहाँ पे मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का जो फ़ैसला है उन्होंने हदायत जारी की हैं, उस फ़ैसले को वापस लें, और उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट की जानिब से जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे, जिनको यूटिलिटी स्टोर में डेली वेजेस मुलाजमीन थे, उनको निकाला गया था, उस फ़ैसले की रोशनी में हाई कोर्ट ने जो है उनको रिस्टोर करने का कहा था, उनको रिस्टोर किया जाए। और उसके अलावा इस वक्त मूसलाधार बारिश के बावजूद जो है यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और उनकी यही अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने फैसले को वापस लें। अच्छा फरहान, हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आप ज़रा इनसे बात करें और इनके जो तासरात हैं वो भी हमारे देखने वालों को सुनाएं। जाहिर है कि ये एहतजाज, और आपने इसे खुद भी कहा कि बारिश के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, और ये हेड ऑफिस के आगे ब्लू एरिया में एहतजाज कर रहे हैं, लोगों का क्या इस मामले में मौक़िफ़ है, हमें ज़रा सुनवाएं। जी अरबिला, इस वक्त अब मैं उनसे बात करता हूं। आरिफ साहब, क्या कहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने VSS देने का कहा है, VSS ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है। फरहान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। जी, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से हम सब जानते हैं, और 26 जुलाई से ये जो है वो बंद आ गए। फरहान साहब ठीक है,
चाहे वो लेगा, जो ना लेना चाहे वो नहीं ले। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो ये इदारा है उसको बहाल किया जाए, उसको चलाया जाए। अगर वो समझते हैं कि स्टाफ ज़्यादा है और उनको भी के लिए वो पेश करें, अगर वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा तो हम उसे कबूल करेंगे। अच्छा शाह साहब, ये भी बताएं कि पूरे मुल्क में इस वक्त कितने मुलाजमीन हैं जो यूटिलिटी स्टोर बंद होने से मुतासिर होंगे, उनका रोज़गार चला जाएगा? 11,500 मुलाजमीन हैं जो यूटिलिटी स्टोर के डायरेक्ट मुलाजमीन हैं। इसके अलावा हमारे पैकिंग वाले होते हैं जो ठेकेदारी निज़ाम के तहत चल रहे होते हैं, गार्ड्स हैं, हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं, उनके मुलाजमीन हैं, फिर जो वेंडर्स हमारे साथ काम करते हैं। तो ये कुल मिला के 1 लाख से ऊपर बंदा तो एहतजाज का नेक्स्ट जो है वो लाया अमल क्या होगा? देखिए, अभी तो हम यहाँ आए, मौसम भी है ऐसा, हम गैदरिंग हमारी इकट्ठी हो रही है, आज भी काफ़िले पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर अगला पार्लियामेंट हाउस ही है, और तो कोई जगह है नहीं, या सुप्रीम कोर्ट है। जी, जैसा कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनियन के अच्छा फरहान, ये आपके साथ बिल्कुल एक बाबा जी भी खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने गले में भी कुछ रोटियां डाली हुई हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनसे भी बात करवाएं हमारी। जी बिल्कुल, इनसे भी जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे? आपने तो वो एक रोटियां भी बांधी हुई हैं पेट पे, तो इसके मुताबिक या मतलब आपका क्या मौक़िफ़ है जो यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश के हवाले से? मेरा ख्याल यह है कि मेरी उम्र जो है ना 57-58 साल हो गई है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क में महकमा बंद करेगा तो 11,000 बंदा जो है ना गुरबत की सफ़ में मारा जाएगा। हमारे छोटे से बच्चे हैं, बहन भाई हैं, हमारा गुजारा ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर की तनख्वाह पर है। मेरी अपील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, अगर VSS आपने देना है तो जो मुलाजमीन कंट्रैक्ट के 18-18 साल के काम कर रहे हैं और रेगुलर भी 1 साल या 6 महीने का फ़र्क है, हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा और कंट्रैक्ट को दिया जा रहा है। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज जाना अपील है कि जनाब वाला, अगर आप VSS को यूटिलिटी स्टोर में ला रहे हैं तो हमें कबूल है, लेकिन बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। अगर गुर्बत है, अगर यहीं अगर मौत आती है तो आने दो, अगर बेरोज़गार हो तो उधर भी मौत आ जाएगी, इधर भी जो है ना मौत आ सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने अपना बताया कि प्राइम मिनिस्टर से अपील की है कि इनको जो है वो VSS जो है जिस तरह बाकी इदारों को दिया गया है उसी तरह से दिया जाए। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक और जो यूटिलिटी स्टोर के कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि VSS फार्मूले के तहत इनको कितनी तनख्वाहें जो हैं वो ऑफ़र की गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी तो VSS जैसे कि शाह साहब ने कहा कि हमें VSS का कुछ वो दिया ही नहीं है, हमें कुछ बताया ही नहीं है कि VSS ये किस तरह का दे रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ क्या करती है। अभी तो उन्होंने कोई फार्मूला ही नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि VSS दे रहे हैं, उस पर जो है तो कमेटी बनाइए, फिर उस कमेटी की अभी ज़ेली कमेटी बनाई है। तो अच्छा, ये भी बताएं कि आपकी अभी तक कितनी तनख्वाहें पेंडिंग हैं? हमारी तकरीबन 4 साल से आधी तनख्वाह हम ले रहे हैं और अभी तकरीबन 130 से 140% जो है हमारी तनख्वाहें, जो 4 साल से हमें जो 25 और 35 और 15% जो लगाई है हुकूमत ने, वो हमें नहीं लगी। ठीक है जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ठीक है फरहान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे और आपने हमारी बात भी कराई। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है फरहान अली, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपकी मुलाकात हम सिंध पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर से करवाने वाले हैं जो DIG के ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन अपनी जो सरकारी ड्यूटी है उसके बाद ये अपनी अहलिया के साथ मिलकर एक फूड कार्ट भी रन कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस वर्दी का तस्वुर आते ही हमारे जहन में एक संजीदा और सख्त मिजाज और उसके साथ मसरूफ़ ऑफिसर का एक तस्वुर बनता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंध पुलिस में DIG के ओहदे पर फाइज एक ऐसे ऑफिसर भी मौजूद हैं जो इसने इस रिवायत को तोड़ दिया है और वो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उसके साथ साथ अपनी अहलिया के साथ मिलकर, अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर अपने फूड कार्ट का बिजनेस भी चलाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान गनी DIG की, मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करें। तो खाना बनाने का मुझे बहुत पुराना शौक है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ घर पे, मेरे बच्चे बनाते हैं, मेरी बेगम बनाती है, लोग फरमाइश करके मेरे घर पे खाना खाने आते हैं। तो ये भी ऐसे ही हुआ था, एक दोस्त ने फरमाइश की मुझे मैक्सिकन टाकोस खाने हैं, वो बना के दो। वो बनाए तो बिल्कुल ना तकरीबन मैक्सिकन टेस्ट वाले थे, ऐसे टाकोस पाकिस्तान में उसने कहा कि नहीं मिलते हैं।
तो वी सेंट इट टू द कराची ईट फेस्टिवल, जिन्होंने हमें पहला दफ़ा मौका दिया कि हम स्टॉल लगा सकें। वो स्टॉल इतना पॉपुलर हुआ कि बस वो चलते चलते डिलीवरी शुरू हुई, डिलीवरी के बाद नहीं, पहले केटरिंग शुरू हुई, फिर डिलीवरी शुरू हुई, फिर अब ये रिक्शा आ गए, एक ये रिक्शा, एक घर पे गाड़ी खड़ी, वो आ गए। कभी भी आपको कोई एम्बेरसमेंट फील हुई और ऐसा काम शुरू करने से पहले, और आप जो मुझे स्टोरी बता रहे थे सम वो भी स्टोरीज बताइए कि आपने डिलीवरीज भी किया बता जी रहे थे। सर देखिए, एम्बेरसमेंट तो तब हो ना जब मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। एम्बेरसमेंट किस चीज़ की होती है? और DIG एक कुर्सी का नाम है, ठीक है। DIG मेरा नाम नहीं, मेरा नाम उस्मान सिद्दीकी है। मुझसे जो लोग दोस्त हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, वो उस्मान से प्यार करते हैं, तो मेरे ओहदे से प्यार नहीं करते। उस्मान टाको बेचे या पुलिस DIG की कुर्सी पे बैठे, उस्मान ही है। तो मुझे कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती इस चक्करों में। मुझसे बेगम साहब ने जो है रमज़ान की पहली को डिलीवरी भी करवाई थी, मुझे 200 रुपये टिप मिली थी। सिर्फ आपकी बात काट रहा हूँ कि जो टिप मिली, आपने टिप रखी या नहीं रखी, क्या किया उसका? बेगम को मैंने 5000 भी दी, मैंने कहा 200 मेरे हैं, उसने वापस नहीं किए मुझे। Has there ever been a moment when someone recognized you as a DIG while you were working at the food cart? या many a times। हम लोगों ने जब पहली दफ़ा फेस्टिवल लगाया था कराची ईद का, तो उसमें कोई बहुत लोग आते हैं ना, मतलब जैसे 10,000 पीपल कमिंग इन एवरी डे, फुटफॉल जो होता है उसका। तो हमने यही शर्ट्स पहनी हुई थी, खड़े हुए थे और मैं बना रहा था टाकोस, बेटा वो बेच रहा था। तो अक्सर मैं देखा था कि सामने से ना लोग गुजर के गए, उन्होंने मुझे देखा, मैं उसको पहचाना था कि वो पुलिस में इंस्पेक्टर था या मेरे पास एंटी करप्शन DSP था या जो भी था। वो पहचान के आगे निकल जाते थे, फिर वापस आता था, फिर दोबारा देख के वापस आता था, फिर तीसरी बात आते थे। मैंने कहा हाँ वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो आके मिलता था मुझसे। तो ये होता है जी। अभी उसके बाद ये बताइएगा कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसा रिएक्शन आया स्टार्ट से लेकर और अभी भी चल रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। सर इसमें जो है ना, देखें ये बड़ा स्पेशलाइज फूड है मैक्सिकन, सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। जो लोग बाहर जाते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको समझ आता है कि ये टेस्ट कितना जो है उससे मिलता जुलता है। सो जो लोग मैक्सिकन फूड खाते हैं, उनका रिस्पांस ऐसा है कि आप वो तो बोलते हैं कि इसके पैसे तुम बढ़ा भी दो, तुम कैसे पूरे करते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंपोर्टेड है ना, तो वो हमें ढूंढ के निकाल लेते हैं कि हम जहाँ पे भी खड़े हों, अगर नहीं वो घर से ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन जो नया लोग आते हैं उनको हमें एजुकेट करना पड़ता है कि ये खाना है, मतलब 500 रुपये में इतना कम तुम खाना दे रहे हो। मैंने कहा यार ये खाना मत देखो, इसकी क्वालिटी चेक करो अंदर क्या पड़ा हुआ है और कितना फिलिंग है। आपने एक खाया होगा तो आपको मतलब दूसरा खाने की जरूरत पड़े, तीसरा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। और हमारी जो मतलब अगर बड़ी जगहों पर लोग होते हैं, जहाँ पे बहुत लोग होते हैं, तो वहाँ पर डील भी होती है कि 1000 रुपये में 3 मिलते हैं टाकोस। सो कस्टमर का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है, ये खुला ही कस्टमर्स की इंकरेजमेंट से। सर्विंग एज अ DIG, उसके अदर साइड आप ये बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं? आते हैं ज़्यादातर यहाँ पर, किस तरह से बताइए? सर जब शुरू में ये हुआ था तो आई वाज चेयरमैन एंटी करप्शन, वहाँ पर ना शाम को कोई इमरजेंसी नहीं होती है। तो जब ये हमने शुरू किया था तो आई यूज्ड टू बी विद द ट्रक एवरी डे, और केटरिंग पे भी मैं खुद जाके ऑर्डर्स बनाता था, क्योंकि टाको बनाना, आपने मेरे हाथ का टाको खाया होगा, स्टाफ के हाथ का भी खाया होगा, आपको फ़र्क नजर आया होगा, राइट? सो अब इतनी बड़ी केटरिंग में ना आपको एक बंदा कर भी नहीं सकता, तो आई यूज्ड टू गो टू द केटरिंग माई सेल्फ एंड डू इट। और मैं रक्षा पे भी मैं, मेरे बच्चे और मेरी बेगम, हम लोग रोज़ आते थे, खुद खड़े होकर करते थे। मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? क्योंकि इंस्पायरिंग है काफ़ी, क्योंकि आप ये अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जो देखेगा उसे भी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में हम देखेंगे काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे होते हैं, और फिर काम की अगर बात करें तो कोई काम करने आया तो 4 बंदे कहते थे ये काम मत करो, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और हमें नौकरी करने की ना एक शुरू से आप घर पे बनाया जाता है कि बड़े होकर तुम सरकारी अफसर बनोगे, ये करोगे वो करोगे। सो अपना काम करने में कोई हर्ज नहीं है, जो मेहनत आप अपने लिए कर रहे हैं वो आप दूसरे के लिए क्यों करें, और अगर आप दूसरे के लिए करें अपने लिए भी करें, और अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो उसको ज़रूर परस्यू करें। आपने गुफ्तगू सुनी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे DIG उस्मान गनी, जिन्होंने बताया जो कि अपनी फैमिली के साथ अपना एक बिज़नेस भी रन करते हैं, जबकि वो DIG के अहदे पर भी फाइज हैं, और उसके बावजूद वो अपना बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें उन्हें ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती। और ये मिसाल है उनकी तरफ से तमाम लोगों के लिए कि वो बड़े अहदे पर होने के बावजूद भी उनका यही कहना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको शौक़ है किसी काम का तो आप कोई सा भी बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हैं, और उन्हें काम पसंद था तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ इस काम को शुरू किया, जिसके साथ आहिस्ता चलते चलते ही आवाम की तरफ से जो है उन्हें अच्छा रिव्यू मिला, और उनका काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरह से चल रहा है जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है रयान सिद्दीकी, जो कि एक कह लें एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। दुनिया के कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। आप बचपन से ही जी ये सॉफ्टवेयर और तालीम के शोबे में जो कह लें नई राहें खोलने वाले रयान ने 9 ईयर्स की एज में जी कोडिंग शुरू की, 12 इयर्स की उम्र में इन्होंने ऐप बनाई, और 13 इयर्स में ये दुनिया के सबसे कम उम्र एंड्रॉयड डेवलपर के तौर पे गूगल से तस्दीक हासिल की है। 14 इयर्स इन्होंने स्कूल मुकम्मल किया, फिर 15 की एज में ये इन्होंने जी ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र तालिब इल्म के तौर पर दाखिला लिया। 16 साल की उम्र में वो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर बन गए, और ना सिर्फ कंपनी के सबसे कम उम्र एम्प्लॉय होने के साथ साथ दुनिया के कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर इन्होंने हिस्ट्री भी बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट की
जी 50th जो बर्थडे है उसके इंटरनेशनल कैंपेन में भी उन्हें एक चेंज मेकर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है और आज हम रेहान की इन अचीवमेंट्स के हवाले से तो उनसे बात करेंगे, लेकिन इनकी जो अचीवमेंट्स को इनफैक्ट सेलिब्रेट करेंगे। रेहान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रेहान। आपने माशाल्लाह इतना सब कुछ इतनी यंग एज में अचीव किया है, हाउ डज इट फील? It feels amazing. I think मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जैसे आपने बताया when I was 7 years old actually. तो 7 साल की उम्र में मैं ना फोटोशॉप वगैरह पे तस्वीरें बनाता था, तस्वीरें अपनी फैमिली की एडिट करना वगैरह, एंड देन दैट कंटिन्यूड ऑन ऐपें के बारे में सीखना, वेबसाइट्स बनाना। मैं गेमें बहुत खेलता था तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि अपनी गेम्स वगैरह बनाने में। तो over the years the journey has been amazing and I'm very proud to be a Pakistani as well, to be representing Pakistan in the international tech space. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू रेहान। आपकी अचीवमेंट माशाल्लाह डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। आपने जैसे खुद कहा कि 7 साल की उम्र में नॉर्मली बच्चे दो के हम चूँकि टेक फ्रेंडली बच्चों की बात करें, यू आर ऑफ दैट जनरेशन, लेकिन एट द सेम टाइम हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको गेमिंग का शौक था, लेकिन समहाउ पेरेंट्स आर क्वाइट रिलक्टेंट, यू नो, समटाइम्स कि हमने अपने बच्चे को इतना ज़्यादा गेमिंग वर्ल्ड की तरफ नहीं लेके जाना, पढ़ाई है, दीगर चीज़ें हैं। सो हाउ वाज योर सपोर्ट सिस्टम, आई मीन योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स इन दैट रिगार्ड? I was very fortunate. I still am very fortunate to have a very supporting family. तो शुरू से my mom, she's been there day one, my dad as well. कोई भी मैंने ऑनलाइन कोर्स में जो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे ये एक ऑनलाइन कोर्स ये चीज़ सीखनी है, without any question they would ask like किसके लिए क्या है, they would have that trust. So I think I was my support circle, I was very fortunate कि I had people who trusted me and then were willing to invest in me, अपना टाइम देना, अपने obviously अपनी resources देना, अपना प्लेटफॉर्म, लैपटॉप से हो गया, कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना हुआ. So the support circle was very supportive. आई एम ग्लैड। अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं करंटली आपको जिस तरह से मैंने अभी मेंशन भी किया कि सबसे यंग आप एम्प्लॉय हैं कितने सॉफ्टवेयर के कंपनी के, एंड सेकेंडली जो भी कैंपेन भी आई जिसमें आपको एक यंग चेंज मेकर के तौर पे भी दिखाया गया, उस कैंपेन के हवाले से भी बताएं, एंड करंटली व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, और अब ये क्या कैसा चल रहा है आपका ये सारा जर्नी, और आपने क्या सोचा हुआ है साथ साथ पढ़ाई को लेकर? Sure, yeah. Microsoft की 50th anniversary हुई थी, so they turned 50 years old in April this year. तो उन्होंने अपनी एक कैंपेन रन किया था कि भी हमारी 50 साल की हिस्ट्री में कौन से ऐसे 50 लोग हैं that were change makers, कि जिन्होंने कोई चीज़ बदली है. So they featured me actually number 1 in their magazine list, which was being their youngest engineer ever. कि उनकी software engineering में मतलब सबसे the highest level of the tech industry. Operating at that level at such a young age, that was something that they highlighted in their anniversary. आजकल मेरा main जो focus है वो है मेरी अपनी software development company है that I started a while back. So we create software, AI software, apps, websites. We worked with a lot of businesses here in Canada as well. I'm originally from Canada, here in Edmonton. तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, रेस्टोरेंट्स, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स, उन सब के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं. सो स्केलिंग दैट एज वेल एज नाउ I'm working on creating the biggest free tech community in the world, कि जिसमें कोई भी आए, आपको कोई भी इंटरेस्ट हो with anything related to tech, आप इस स्पेस के अंदर आए, यू कैन गो टू माई वेबसाइट rehansiddiqui.com और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स जस्ट एन ओपन कम्युनिटी. इसमें मेरे सारे कोर्सेज हैं फॉर फ्री, वीकली कॉल्स, आप मुझसे डायरेक्ट सवाल जवाब पूछ सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. इसके अंदर 5 साल से लेके बच्चे हैं प्लस 50-year-old एडल्ट्स भी हैं. सारे टेक एग्जीक्यूटिव्स जो मेरे नेटवर्क के हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर. हर हफ्ते मैं Q&A कॉल करता हूँ. अब जिससे समझे, अब आप पाकिस्तान में कोई बैठा है, अब आपके पास कोई तरीके नहीं है कि आप अमेरिका में किसी $100 million कंपनी के CEO से कनेक्ट कर सकें, बट अब आप कर सकते हैं थ्रू दिस कम्युनिटी, थ्रू माई नेटवर्क, थ्रू माई कम्युनिटी. So that's what I'm working on these days, is building the biggest free tech learning resource. दैट्स अमेजिंग. ये बहुत अच्छा आइडिया है बिकॉज यू आर सो राइट कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ऑनलाइन फ्रीलांस काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे लैक सच प्लेटफॉर्म्स जिसमें वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें. सो हाउ इज़ द रिस्पॉन्स सो फार रेहान? और अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि आप अपनी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों से आई एम श्योर कनेक्टेड भी होंगे, इंटरेस्ट लेवल, और मैं जानना चाहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्कोप आपने ऑब्जर्व किया है इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली?
within Pakistan specifically, we have such an immense talent pool. मतलब जितने भी ज़्यादातर पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, the depth in their understanding, the work ethic is very unparalleled. You cannot compare it to other places. So Pakistanis are very special in that. कि immense work ethic. अगर आप उनको कोई चीज़ बताएं कि भाई okay, this is what we want, this is the outcome we're trying to get, they'll make sure we get that, and they won't take their foot off the gas pedal until we do. The main scope, I think, आजकल की दुनिया में जो है, especially in Pakistan, is with the internet, is being connected to the digital world. अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए American economy से पैसा पाकिस्तान लाते हैं, you can work online, you can create software for other people in America, or you can create your own software, deploy it internationally. जैसे मैंने किया था जब मैं 12 साल का था, and this was a while back, 8 साल पहले. बीच में और मैंने बहुत सारे apps वगैरह launch किए. जब मैं 12 साल का था, मेरी एक app थी, anime streaming app. It's called My Anime. That organically went up to 500,000 active users. So 500,000 लोग इसको देखते थे. It started making over 10 figures a month when I was 12. So इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ का आई थिंक मेन स्कोप है. ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपनी कम्युनिटी में कि एक दफ़ा आप टेक की स्किल सीख लें, पर आप इनको कैपिटलाइज किस तरह करते हैं, इनको मोनेटाइज किस तरह करते हैं. इसके 6 तरीके हैं. आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जैसे आप जॉब कर लें किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए. आप फ्रीलांस कर सकते हैं दूसरों के लिए इंडिपेंडेंटली, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क. आप लोगों को सिखा सकते हैं. आपको खुद टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चीज़ आए, यू कैन बी अ टीचर, अ मेंटर, अ टेक कोच. आप खुद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई आइडिया है, जैसा आजकल अभी बहुत फेमस चल रहा है, 16 साल का बच्चा जिसने एक ऐप बनाई कैल AI के नाम से, जिसमें आप कोई भी खाने की पिक्चर लें एंड इट विल टेल यू व्हाट कैलोरीज, एंड ही मेक्स $1 million a month, एंड आप लोग कन्वर्जन कर सकते हैं रुपीज. दैट्स एन इनसेन अमाउंट. सो आई थिंक द स्कोप इज देयर. हमें सिर्फ वो चीज़ आई थिंक जो मेन इशू है, जो मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटा था, कि कोई गाइड करने के लिए आपको नहीं था, कोई मेंटर जो आपको बता सके कि भाई इन चीज़ों में टाइम इतना वेस्ट ना करो, but let's focus on these things. So that's what I'm trying to do for the younger generations, for all the Pakistanis out there. लवली लवली. आई एम रियली ग्लैड कि आप इस पे काम करें, कि जो चैलेंजेस आपको रहे हैं आपने उसमें जो आगे नए आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको इस तरह का कोई चैलेंज ना हो, एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट. अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, आपने भी कहा कि 6 तरीके हैं जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर आप कोई एक्सपर्ट या स्किल सीखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट या अपनी एप्स डेवलप करना, अपने प्लेटफॉर्म्स को रन करना उतना ज़्यादा नहीं है. बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो कहीं जॉब करें. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है, आई रियली वांट कि आप इसको भी एड्रेस करो एज अ यंगस्टर. व्हाट डू यू फील कि हमें इस आइडिया को कितना इनकरेज करना चाहिए? रादर देन वर्किंग फॉर समवन, यू कैन डेवलप योर ओन बिजनेस और मे बी अ प्लेटफॉर्म और मे बी अ ऐप, सॉफ्टवेयर हाउस, ताकि आप एटलीस्ट इतने कॉन्फिडेंट और इतने इंडिपेंडेंट हों, जो कि आजकल की जनरेशन चाहती है. बट वही बात है कि राइट डायरेक्शन उनको मिलना बड़ा ज़रूरी है. Yeah, अमेजिंग क्वेश्चन. ये एक चीज़ है जो मैं बहुत हैवीली फोकस करता हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर लोगों को सिखाने में. क्योंकि हमारा अभी भी, बेशक आप टेक्नोलॉजी में भी आ जाएं, लोग जो टेक में भी IT में काम करते हैं, वो स्टिल जैसा आपने कहा कि वो प्रेफर करेंगे कि जॉब कर लें या कोई ऐप बनानी है, किसी का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो कर लें. इट ऑल कम्स डाउन टू रिस्क टेकिंग. आपका रिस्क टेकिंग टॉलरेंस कितना है, आपको अपना दिमाग, अपना माइंडसेट इस तरह कैटर करना है कि आप किसी चीज़ पे काम कर सकें जो आपको खुद नहीं पता चलेगी. जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक, टिकटॉक, दे ऑल स्टार्टेड एज आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज. लेकिन जिन लोगों ने बनाए, दे हैड दैट माइंडसेट कि वो लोग उस पर बेट लेने को तैयार थे कि भाई मैं अभी एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है सही तरह चलेगी, लेकिन मैं इसके साथ रहूँगा और मुझे इस पर यकीन है. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल नुआंस आता है हमारे थोड़े से पाकिस्तानी माइंडसेट में कि we're still a bit more our tolerance for risk is a little bit less. So I think that's something we need to cultivate, and I'm trying my best to do that through the community. People can join, go on my website rehansadiki.com for free. You can connect with like-minded people. अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको कोई ऐप बनानी है जो लोगों को रिमाइंडर्स दे अपनी दवा कब लेनी है, अपनी इंसुलिन कब लेनी है, फॉर एग्जाम्पल, तो इस टाइप के आइडियाज़ पे काम करना, एंड देन हैविंग दैट प्लेटफॉर्म वेयर आपका माइंड थोड़ा सा और रिस्क टेकिंग उसमें आए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और कैपिटलाइज कर सकें. Lovely. Thank you so much, Rayan. It was lovely talking to you, and I wish you a very best of luck for your future. कि आप जो चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो आप आइडियाज़ हैं, उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाए, और आई एम ग्लैड कि आप कर भी रहे हैं. और जो लोग आपके साथ लाइक माइंडेड लोग, एज यू सेड, कि आपके कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप उनको गाइड करने के लिए तैयार हैं. रायान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे जी, अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से भी बता रहे थे और उन्होंने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया उसके हवाले से बताया. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे.
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरी एनर्जी डाउन हो गई है जब मैं क्रिकेट की बात करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों, अजीब व गरीब सूरत हाल है। वैसे तो हमने कल भी क्रिकेट पर बात की थी, लेकिन आज चूँकि दूसरा T20 मैच है जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगा, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो T20 सीरीज़ का जो आगाज़ है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ और फिर पाकिस्तान ने एक और बुरा रिकॉर्ड बनाया है, वो कि ढाका स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में जी बांग्लादेश ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दी बल्कि शायकीन की को जो ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी है उससे भी शदीद मायूसी हुई। सिर्फ 110 रन का टारगेट दिया और उस पर पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई और यूँ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो मैं कह रही हूँ बुरे रिकॉर्ड वो अपने नाम किए। एक रिकॉर्ड ये था कि कौमी टीम जी पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ 20 ओवर्स भी मुकम्मल नहीं कर सकी और दूसरा ये कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे कम स्कोर था। मेज़बान टीम ने 111 रन का हदफ सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अब आज दूसरा मैच है, फैसला कुन मैच कह लें। पाकिस्तानी टीम मैं ये तो नहीं कहूँगी हार का बदला लेगी या नहीं लेगी, मुझे लगता है बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए हमें, लेकिन कैसा परफॉर्म करेगी इस पे ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शाकिर अब्बासी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा मैं पहले मैच पे आती हूँ, तज्जिया लेती हूँ आपसे। क्या हुआ ऐसे हमें फेंटी पड़ी और वो भी बांग्लादेश से। पहले यहाँ पे खेल के गए थे, हमने इतना अच्छा उनके अगेंस्ट खेला, सीरीज़ जीती। अब जब हम वहाँ गए हैं तो हम बिल्कुल ही जो कह ले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। देखें, मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान ने अपने होम सीरीज में उनको 3-0 हराया था, बंगाली टाइगर्स अपने घर के शेर बरल हैं। उन्होंने जब भी बड़ी बड़ी टीमें उनके घर आई उनको बाजी में हराया। इवन ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने रिसेंट 3-4 साल पीछे चले जाएं 20-21 के बाद की मैं आपको बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने बांग्लादेश में हराया, इंग्लैंड को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया। तो अपने घर के वो शेर जरूर है और खासकर जो शेर बंगला स्टेडियम है ये उनका एक कारगाह है बड़ी टीमों के लिए। इसका यही सरफेस हमेशा से हाईएस्ट स्कोर यहाँ 120, 30, 40 यही रहा है। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहा है पहला मैच पाकिस्तान के लिए। अब मुझे ये फैसला करना अप्रोच बुरी थी या बांग्लादेश के इस ग्राउंड की विकेट बुरी थी, दोनों में से ज्यादा बुरा क्या था। लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। इस ग्राउंड की जो बिहेवियर रहा माजी में वो ऐसा ही रहा और इसकी तैयारी के साथ पाकिस्तान टीम को उतरना चाहिए था। वो वहाँ जो कम्युनिकेशन बनाए थे बांग्लादेश को लेकर, इस ग्राउंड को लेकर, वो शायद सूटेबल नहीं था। हमने बहुत ज्यादा ऑलराउंडर खिला दिए। पूरी टीम में एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर था मिर्जा, जो खुद भी डेब्यू कर रहा था। वहाँ एक्सपीरियंस की कमी थी, बहुत ज्यादा स्पिन और फिर प्यार नकीम जो हम कुछ अर्से से साथ कैरी कर रहे हैं। पिछली मैनेजमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते और ये मैनेजमेंट भी तो थोड़े से शेकी अप्रोच जरूर रही है। और फिर मैच खत्म होने के बाद जो हमारे नए कोच है माइक, वो तो रखे ही हमने इसलिए है कि वो डाटा ड्रिवन कोच हैं। वो डाटा लेकर अपनी प्लानिंग करते हैं, उसके मुताबिक टीम खिलाते हैं। इस ग्राउंड का डाटा, इस ग्राउंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, इस विकेट का बिहेवियर, वो पता नहीं उनका कहाँ रह गया। और एक ऐसी टीम अच्छा, अब शाकिर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब आपने बात की कि डाटा ड्रिवन कोच हैं। अब कोच भी हमने माजी में देखा है कि कोच जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल आए हैं उनको बड़ा एतराज़ रहा है कि जी पाकिस्तानी टीम की जो सिलेक्शन होती है या हम उस तरह से करते हैं तो कोच एतमाद में नहीं लिया जाता। अब हो यू नेवर नो, क्योंकि हम यहाँ सिलेक्शन पे और बहुत सारे ऑलराउंडर्स को खिलाने की बात कर रहे हैं। जो मिस हैप का आगाज़ होता है वो टीम से होता है, जो टीम सिलेक्ट होकर किसी सीरीज़ के लिए जाती है। अब यह आप मुझसे बेहतर तौर पे जानते हैं। अब हम अपनी जिस टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि माजी से ही हमारा मसला चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है कि हम हमेशा जब कोई हारते हैं तो हमें यही कंसर्न होता है जी हम टीम ही अच्छी नहीं लेके गए, हम टीम प्रॉपर नहीं लेकर गए। तो क्या ये आगाज़ वहीं से नहीं होता, फिर हम कोच तक आए या फिर प्लेयर्स तक आए? नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा आपके साथ, कि इसलिए कि हम अब अपनी टीम को रिहेबिलिटेट और रीबिल्ड कर रहे हैं। और जब हमने एक फैसला कर लिया है कि हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वाली जो एक स्लो या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट अप्रोच थी T20 में, उससे हमने जान छुड़ाकर एक एग्रेसिव और एक
200 प्लस का जो एक टारगेट देने वाला ये अप्रोच है उसके साथ आगे जाना है। बांग्लादेश की ये विकेट वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ग्राउंड जो है ये विकेट ये हाई लो स्कोरिंग, ये 110 120 वाला स्कोरिंग यहाँ बन पा रहा है। इवन बड़ी बड़ी टीम यहाँ अंडर 100 भी आउट हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमारी अप्रोच होगी, क्योंकि हमने अब एशिया कप के लिए तैयारी करनी है, आगे हम वर्ल्ड कप आना है T20 का, उस सारी सिचुएशन में हमने एक माइंडसेट टीम मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बना लिया था कि अब एक नया बंच ऑफ प्लेयर लेके आना है जो एग्रेशन हो, जिनके अंदर तेज खेलने की सलाहियत हो। तो उस अप्रोच के साथ एक रीबिल्डिंग फेस है। मेरा ख्याल है जो सिलेक्शन इस इवेंट के लिए हुई है, एक आध अगर की ऊपर नीचे हम एतराज कर सकते हैं, ओवरऑल जो पॉलिसी और जो माइंडसेट है उसके मुताबिक सिलेक्शन ठीक है। थोड़ा मैच डे की सिलेक्शन के हवाले से मुझे एतराज है कि आप एक ऐसी विकेट पर जा रहे हैं जिस पर आपको ज्यादा इन्हिसार ऑलराउंडर्स के बजाय स्पेशलिस्ट पे करना चाहिए। और मुझे नहीं समझ आई कि साहबजादा फरहान एक स्पेशलिस्ट ओपनर जो उसने टन ऑफ रन डोमेस्टिक में किए, आपने उसको जब कौमी टीम में मौका दिया तो उसने वहां पर रन किए, सेंचुरीज हैं उसकी, और ऐसे प्लेयर को आप बेंच कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा समझ से बाहर है। आपको शायद आज के मैच में वो वापस आते हुए दिखाई दे। तो अगर हम सिलेक्शन अच्छी कर लेते, मैच डे सिलेक्शन जो है, तो इतना बुरा हमारा तजुर्बा ये ना रहता, इतना बुरा स्टार्ट हमारा सीरीज का ना रहता। आज का मैच है हमारे लिए तो मस्ट विन सिचुएशन है। अगर आज हम जीतेंगे तो सीरीज में इन रहेंगे। तो लेट्स होप कि आज बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, बेहतर टीम सिलेक्शन के साथ पाकिस्तान टीम उतरे। और मैं जो हमारे नए कोच हैं वो उनकी, मैं पहले जो कह चुका हूँ कि उनकी जो अप्रोच और उनको सिलेक्शन हमने उनको चूज किया है जॉब के लिए, वो ये है कि वो मॉडर्न डे अप्रोच के साथ जाते हैं। उनके टीम के साथ, टीम की जिस टीम के खिलाफ आप जा रहे हैं, जिस ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, उसके एनालिसिस सामने होते हैं, डाटा सामने होता है, उसके मुताबिक प्लान करते हैं। पहले मैच में उनसे जरूर गलतियां हुई, और उसके बाद और बड़ी गलती यही कि उन्होंने मैच के बाद जो बयान दिया कि ये अनएक्सेप्टेबल विकेट थी। मेरा ख्याल है ये विकेट काफी अच्छे से ऐसे ही है। मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ बांग्लादेश ने ये ग्राउंड रखा ही एक उनकी जो है वो ट्रैप है। ये बड़ी बड़ी टीमों को उसने इस ग्राउंड पे ट्रैप किया है। वो अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ है, हम ट्रैप हुए। तो विकेट को ब्लेम करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर किया जाए, ये मानते कि हमारे गलती हुई सिलेक्शन में। और फिर विकेट की बात कर रहे हैं तो तीन प्लेयर बड़े अरसे बाद मैंने देखा पाकिस्तान के रन आउट हुए, तो उसमें विकेट का क्या कसूर है? आपने बड़े इजी जो है वो बड़े इजी मौके दी। और अगर फखर की बात कर ले, फखर का वो एक बिल्कुल डॉली सा कैच अगर वो हो जाता जो ड्रॉप हुआ है, तो मेरा ख्याल है हम तो 100 रन भी ना कर पाते। तो इस सारी सिचुएशन में सारा ब्लेम विकेट तो देना बनता नहीं है। हाँ, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे भी देखना चाहिए था। अच्छा शाकिर साहब, ये जो ठीक है, पहला सवाल मेरा यही बनता था कि हम बहुत बुरा खेले या बांग्लादेश बहुत अच्छा खेली। तो अभी आपके पहले जवाब से तो मुझे आइडिया हो गया कि हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन बांग्लादेश चूंकि होम ग्राउंड है उनका और उनको ये एज हासिल है कि जाहिर है हम भी जब अपने होम ग्राउंड पे होते हैं हम भी बड़े, जैसे हमने उनके खिलाफ जो सीरीज खेली थी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। बांग्लादेश की टीम का भी ज़रा एनालिसिस दें कि चूंकि जाहिर है वो भी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, उनके पास जो प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत अरसे से टीम के साथ हैं। सो उनका ओवरऑल टीम का एनालिसिस हमें बताएं। मेरा ख्याल है बांग्लादेश की टीम काफी अच्छे से इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। बाज़ वो बहुत अच्छी टीम हो जाती है, बाज़ वो बिल्कुल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी पे आकर, हम जिस तरह आजकल इस दौर में हम T20 के टॉप पे थे, आज बॉटम पे हम वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पे प्लेस करते हैं। तो बांग्लादेश का भी ओवरऑल जो तर्ज अमल है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। लेकिन बांग्लादेश में, जैसे आपको पहले बताया कि बांग्लादेश के अंदर कभी भी आसान टीम नहीं रही। हम बड़ी टीम जरूर काउंट होते हैं, लेकिन हमारा भी एक ये मसला रहा है कि हम आयरलैंड से भी हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को 2-3 साल पहले हराया, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, बुरी तरह हराया। तो वो जब हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जाते हैं, और खास करके इस ग्राउंड की जिसपे खेल रहे हैं, इसके लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होते हैं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होती है। स्मार्ट टीम विद स्मार्ट प्लेइंग अप्रोच के साथ जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान को बांग्लादेश मैं ये कभी भी नहीं समझूंगा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में आसान टीम समझ के उनके खिलाफ खेल रहा है। हमारी टीम नहीं है। हमने इस टूर पे हमने बिल्कुल नए लड़कों को मौके दिए हैं, क्योंकि हम उसके एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इस सीरीज को हम ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, इतना भी नहीं है कि आउट ऑफ कार्ड हम पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से मैच हारा है।
ठीक है। ये एक अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी। इसको थोड़ा सा ज्यादा चलें, दिल पे नहीं लेना। और आज के मैच में हम आपकी तरह प्लेयर है, इनको सपोर्ट करना है। ठीक है, आज हम आपकी तरह ऑप्टिमिस्टिक होंगे शाकिर बादशाह साहब, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तानी टीम इस दूसरे T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वही बात है, हमें अगर इस टूर्नामेंट या सीरीज के अंदर रहना है तो हमें आज का मैच अच्छा खेलना होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोती नहीं हूं रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं। ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूं। वाह वाह। तैमूर डूबते हुए तारे सुझा गए, तैमूर डूबते हुए तारे सुझा गए, मुझको भी डूबना है सितारा तो मैं भी हूँ। मोती नहीं हूँ रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी। जी, हम बात कर रहे हैं उर्दू अदब के उफ़क़ पे एक मुनफरद और रोशन सितारा डॉक्टर तैमूर हसन तैमूर का, जो हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। बसारत से महरूम होने के बावजूद वो ऐसी बसीरत के हामिल थे जो कम ही किसी को नसीब होती है। उनकी शायरी, तदरीस और शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो कि ऐसी इनफरादियत थी उसमें जो लाहौर के अदबी हलकों से लेकर तलबा और सातिज़ा तक सबके दिलों को छू जाती थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड लाहौर के शोबा उर्दू में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे डॉक्टर तैमूर, और इल्मी और अदबी तकरीबात का भी अगर जिक्र किया जाए तो एक नागुज़ीर नाम बन चुके थे। और उनकी मौजूदगी, उनका कलाम किसी भी महफ़िल को जो कहले मौनियत बख्श देता था, वो हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके थे। मेरी गुफ्तगू भी हुई उनसे, और अभी ये प्रोग्राम का ही क्लिप हमने आपके सामने पेश किया है। हमारी कुछ गुफ्तगू भी हुई उनसे, मैं चाहूँगी आपको वो गुफ्तगू सुनवाएं, और फिर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका भी तारुफ करवाती हूँ। मैंने आपसे पहले कहा है, ये ज़िंदगी का अक्स है। मेरे ज़ाती तजुर्बात, मेरे मुशाहिदात और मेरा मुताला। मैंने अपने PhD के थीसिस में लिखा था 5 चीज़ें होती हैं तख्लीकार की: मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा, तख्लीकी कुव्वत और रियासत। रियासत कह लें, मेहनत कह लें। आप पढ़ते हैं, उसे कंसीव करते हैं, आप माशरे को देखते हैं, उससे कंसीव करते हैं, आप जिंदगी के तजुर्बे को कंसीव करते हैं। बिल्कुल। तो ये जिंदगी का अक्स है। पूरी जिंदगी तो कोई भी तकसीम नहीं कर सकता लफ्जों में, उसकी तस्वीर नहीं बना सकता, लेकिन वो अक्स पेश करता है। और जब तक जाती वारदात और मुशाहिदात उसमें शामिल नहीं है, और फिर उसके आपका डिक्शन बनाने के लिए मुताला कि साबका लोग क्या कर गए, आप पढ़ें। जी, गुफ्तगू तो वो जहाँ हम उनकी गुफ्तगू आपको सुनवा भी रहे हैं, बहुत ज़ाहिर है कि अफसोसनाक के ख़बर आई और उनकी अचानक रुखसत होना, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। और कहा जाए कि उर्दू अदब बल्कि तदरीस और फ़िक्री मुकालमे का एक अहद जो है वो ख़त्म हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त डॉक्टर जवाज़ जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका और कि आपने वक्त दिया। हम आज तैमूर हसन तैमूर साहब को याद कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन रही, मैं चाहूँगी ज़रूर उनके हवाले से आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का कि इस अहम ताज़ियती मौके पे मुझे याद किया गया। डॉक्टर तैमूर, अगर मैं एक सत्र में उनकी कहानी बयान करूं तो मुझे लगता है कि ये बसारत पे बसीरत के गालिब आने की कहानी है। वाह। जब आदमी की बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं तो
अंदर कहीं आंखें खुल जाती हैं। हमारे कितने लोग हैं जिनके पास सेहत है, जिस्म है और जिस्म का हर हिस्सा ठीक काम कर रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनका कंट्रीब्यूशन देखें, तो बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती है हमें अपने इंसान होने पे कि सब कुछ रखने के बावजूद आदमी सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा एक शख्स जो बाय बर्थ नाबीना है, अच्छा ये बचपन में बहुत बीमार रहे थे और इनकी कहानी में यानी एक अहम बात ये है कि ये बार बार इनके नाम बदले जाते रहे और कई नाम इनके बदले गए और कहा गया कि ये नाम मैच नहीं कर रहा बच्चे की शख्सियत से ना, तो फाइनली ये नाम तैमूर हसन इनका नाम रखा गया। अब आप ज़रा देखें कि बंदा जो बच्चा जो पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसकी दुनिया अंधेर है, कुछ भी नहीं, वो देख नहीं सकता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए उन्होंने अपनी कहानी में दो लोगों का बहुत जिक्र किया। एक तो अपने वालिद का, वो बताया करते, मैं उनका कोलीग रहा हूँ एक लंबा अरसा, मैंने उनके साथ बतौर कोलीग, बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया और मैं वहीं से उसी कॉलेज से यानी उनकी मेरे वो कोलीग थे बतौर एक शायर भी और एक रफ़ीक कार के तौर पे भी। तो वो कहा करते थे कि जो मेरे वालिद हैं, वालिद उन्हें रिकॉर्ड कर कर के ना चीज़ें तो सुनवाया करते थे। वो कहते हैं आज मैं अगर पाँव पे खड़ा हूँ तो इसमें मेरे वालिद का हिस्सा है, जिन्होंने मुझे एक माजूरी के बावजूद एक सेहतमंद आदमी के तौर पे सोसाइटी में खड़े होना सिखाया। और फिर अपनी अहलिया की बड़ी तारीफ़ करते थे। हम पूछते थे ना कि यार पढ़ते कैसे हो, कहता था अच्छा कभी कभार कुछ लिखते थे तो हम कहते थे यार हमने तुम्हें लिखते नहीं देखा। तो कहता है कि मैं लिखने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरा पढ़ने का लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। तो पूछता था मैं कि आप फिर कैसे पढ़ते हैं, तो कहता था कि मेरी अहलिया मुझे किताबें पूरी किताबें पढ़ के सुनाती है, अच्छा उससे फिर मैं याद कर लेता हूँ और इस तरह वो फिर लिखती भी वो थी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशबख्ती है उनकी और ऐसे तमाम लोगों की जिनसे बहादुर औरतें शादियाँ करती हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रिब्यूट करना चाहिए उस औरत को भी जो आज बेवा हो गई, लेकिन उसने सोसाइटी को एक ऐसा मैं समझता हूँ सितारा दिया जो बुझ भी सकता था, लेकिन वो महफूज हाथों में रहा अपने वालिद के बाद उनकी अहलिया। और इस तरह अब ज़रा देखिए कि ये कहानी, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, आपने देखा बागों में खड़े बातें कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि असल कहानियाँ वो नहीं है कि मेरे पास जूता नहीं था तो मैं घर से निकला तो अब मैं दुनिया में आधी दुनिया का मालिक हूँ, या मैं बस की छत पे बैठ के आया। ये कहानियाँ नहीं है। कहानी ये है कि एक फ़र्द जो है वो आँखों के बग़ैर पैदा हुआ और फिर उसने रोशनी फैलाई, उसने अपनी दुनिया भी रोशन की इल्म से और बाकी दुनिया को भी रोशन किया। तो वो बड़े एक ना अनथक आदमी थे। अब आप ज़रा देखिए कि शायरी की दुनिया में जिस मुशायरे में हम जाते थे तो डॉक्टर तैमूर वहाँ पहले से होता था, और ये दूर दराज के इलाकों में भी हमने देखा उनको। पंजाब के आखिरी किनारों पे मुशायरा पढ़ने गए तो तैमूर साहब भी आए हुए। अब आप देखिए एक नाबीना आदमी, अच्छा वो हम पे बाज़ औक़ात हंसते थे, कहते थे अंधा मैं नहीं अंधे तुम लोग हो। अच्छा, और इतने वो मैंने देखा किसी को इस तरह की बात कह दें ना कि आप माजूर हैं, अंधे हैं, चल नहीं सकते, तो वो माइंड करते हैं। ये ऐसे खुशबाश और खुश मिजाज आदमी थे कि अपनी यानी नाबीना होने पे खुद ही जुमले कसते थे, आज ते यार मैं भी अन्ना हो गया, इस तरह के जुमले उन्होंने ना। और डिपार्टमेंट में एक ऐसा शगुफ्ता माहौल उनकी वजह से होता था, लतीफ़े और मतलब शगुफ्ता जुमले और ऐसे ऐसे तबसरे करते थे वो। मसलन वो आम तौर पे तो ना उनका मिजाज था ये गली मोहल्ले के जो लड़के होते हैं ना, उस तरह का उनका मिजाज था। अच्छा, मेरा ख्याल ये भी बहुत ज़रूरी है यानी एक शख्स के लिए, क्योंकि हम जो शायर अदीब लोग होते हैं, हम जिसे लोग आवारगी कहते हैं ना, वो हमारी एक तरह से मुताला होता है हमारा सोसाइटी का। अच्छा, अब इस तरह का आदमी घर तक महदूद हो जाता है, लेकिन आप जाके शाम को देखें गली के नुक्कर पे खड़े
सिगरेट फूंक रहे होंगे, 4-5 लड़के खड़े होंगे, उनसे बातें मोहल्ले की पूरी वो लेते थे सुनगुन। अच्छा, फिर रात को हमारे घर ज़रा का पास ही थे, रात को निकलते थे तो वहाँ एक बालटोन में एक होटल है, डोगर होटल। रात को 2 बजे वहाँ से गुजरे तो बैठे गप्पे लगा रहे होते थे, और इस तरह मुक्के मार मार के बड़े जोशीले अंदाज में ना, और बड़ा मतलब गपशप करना। तो मैं कहता था डॉक्टर घर बैठा करो, रात के इस वक्त आप आए यहाँ आए। कहते मैं निकलता हूँ गलियों में, दोस्तों से मिलता हूँ ताकि शायरी के लिए मवाद इकट्ठा कर सकूँ। वाह। तो अब देखिए ना, इस तरह का आदमी जो होता है, जिसे आप, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी दुनिया महदूद है तो लोग उसे घर से बाहर ही नहीं आने देते। लेकिन आपने चूँकि एक ऐसा शायरी का पेशा इख्तियार किया है तो इसलिए आपको पूरी दुनिया पे नज़र रखनी पड़ती है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वेशन, फिर अपना ज़ाती तजुर्बा, और फिर बाहर की वारदातें, ये सब चीज़ें मिलके आपको शेर कहने पे माइल करती हैं। फिर तभी तो लोग सुनेंगे ना, जब लोगों की बात करेंगे, रिलेटेबल होगा जब। हाँ, जब आपसे कोई रेलेवेंस उसकी होगी। तो ये भी आप देखिए कि मुशायरों में जब वो स्टेज पे आते थे तो जैसे ही आते थे तो शोर मच जाता था। अच्छा, वो पढ़ते बड़ा अच्छा थे, ऐसी उसमें रिकत पैदा कर देते थे अशार के अंदर, और इस तरह से वो उनका जो बयानिया होता था कि लोग जो है उठ के खड़े हो जाते थे उनके अशार के लिए, इसलिए कि वो उनके करीब की बात करते थे, उनके दिलों की बातें करते थे। उनके रोज़मर्रा में जो लोगों के मसाइल हैं, मसाइब हैं, ख्वाहिशें हैं, आरजुएँ हैं, गम हैं, खुशियाँ हैं, वो सारी उनके अशार के अंदर होती थी। तो इसलिए शायर बहुत उम्दा थे वो। बेशक बेशक। अब डॉक्टर साहब, जैसे आपने ख़ुद भी बात की कि हम जब उर्दू अदब या शायरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो आपने भी बात की कि हम जो बसीरत से महरूम होकर भी आँखों के साथ दुनिया को देखना, ये बड़े कम लोगों के नसीब में आते हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है समहाउ कि जैसे आपने कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम का होना, जो कि फॉर्चुनेटली उनके पास रहा है। मैं चाहूँगी जो आप, चूँकि उनके कॉलीग भी रहे हैं एज अ शायर, आपने जैसे ख़ुद भी कहा, जो इर्द गिर्द के आप लोगों के लोग हैं, जैसे आप मुशायरों में जा रहे हैं, शायर हैं या दीगर अदीब हैं, उनके साथ जो उनका ताल्लुक़ रहा है, जो रिस्पांस उनको उनकी तरफ से मिलता रहा है, उस हवाले से भी बताएं। नहीं, वो जाहिर है कि वो एक मकबूल शायर थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि शायर कई तरह के होते हैं ना, बहुत से शायर होते हैं वो कागज़ पे या किताब में ही अच्छे लगते हैं हमें, ठीक है ना, और कुछ शायर होते हैं वो महफिलों की जान होते हैं, ठीक है ना, और उन्होंने अपना जो शेरी यानी जो स्टैंड होता है उनका, वो इस तरह का होता है कि वो लोगों की जो वारदातें हैं, लोगों के करीब की, उन पे जो गुजरी हुई हिकायतें हैं वो बयान करते हैं। तो इसलिए, और आम फहम। अच्छा, आजकल देखें ना, हम तो कुछ लोग बहुत प्योर लिटरेरी ज़बान में लिखते हैं ना, ये एक पब्लिक की ज़बान में शायरी है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लिसानी उलझाव नहीं है, और जो जिस तरह से वो बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उस तरह की फ़लसफ़ियाना डेप्थ नहीं है जिस तरह की गालिब के यहाँ या इकबाल के यहाँ होती है। ये अब ये आम फहम जो सतह है, जो हर एक को फ़ौरन समझ आ जाती है, इससे एक मकबूलियत की जो होती है ना लहर, वो पैदा होती है सोसाइटी के अंदर किसी शख्स के लिए। तो यही वजह है कि उन्होंने जल्द ही मकबूलियत हासिल कर ली, और उसमें ज़ाहिर है कि किताबें तो उनकी 2 ही हैं, ये एक पढ़ी है तेरा क्या बना, और एक गलत फहमी में मत रहना। लेकिन आजकल एक बड़ी हकीकत सोशल मीडिया भी है, और सोशल मीडिया पे जो शायर बहुत सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं वहाँ, और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनमें से वो एक थे। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, मैं अभी क्लोजिंग में ज़रूर चाहूँगी कि आप उनकी किताब से भी कुछ हमारे साथ शेयर करें। मीनवाइल हम ज़रा किचन का रुख भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, और शेफ़ नदीम चीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी से? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्र है मालिक। आप मुझे ये बताएं क्या बन रहा है आज आपके जी? किचन आज में? हम बना रहे हैं रोस्टेड कढ़ाई। ठीक है। और अक्सर जो है ना हम घरों में मिस्टेक करते हैं, तो हम जो है ना कमर्शियल स्टाइल में, होममेड में बनाएंगे। और जैसे कि हमारी जो है ना ये बोटी को मैंने पहले, हमारा वही मेथड है फास्ट फूड के अंदर भी, रोस्ट के अंदर भी, और कढ़ाई के अंदर और बिरयानी के अंदर भी। ये जो स्टाइल है बहुत अच्छा है कि हम अदरक लहसुन की पेस्ट और
हल्दी और सॉल्ट को लगा के डिप करके हम रोस्ट करेंगे, फ्राई करके साइड पे रखेंगे। तो इसका मज़ा ये है कि इसका जो टेंडर है ना वो बहुत अच्छा होता है, टेंडर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम जो है ना प्याज को ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के बाद प्याज को दही और जो ब्राउन किया हुआ प्याज है उसे ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद फिर हम उसकी पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट उसमें टमाटर मेथड वही है कि 1 kg के अंदर हम जो है ना सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे और रेड चिली हम जो है ना 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अपने स्पाइस के मुताबिक आप उसे अप कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम उसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद उसमें मैंने फिर डाला है योगर्ट 1 कप और मिल्क 1 कप, मिल्क एंड योगर्ट, मिल्क एंड योगर्ट और अदरक लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट और धनिया पाउडर और गरम मसाला और काली मिर्च। इसके बाद जो है ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद तो अभी इससे फिर हम जो है ना भुनाई करने के बाद लगाएंगे दम के ऊपर और इसकी देखें कितनी खूबसूरत जो है ना वो लुक आई है। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी आप दिखा दीजिएगा और ये कैमरे में नज़र भी आ रहा है। आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले इसको देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। और ये रेडी हो गया है बिल्कुल। ये अभी बस कोई 2 से 3 मिनट तक। यस, आप इसकी प्रेजेंटेशन करें, मीनवाइल कैमरामैन आपको दिखाएंगे। चूंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर तैमूर हसन तैमूर का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की किताब में से मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों के साथ कुछ शेयर करना। ज़रूर मैं कुछ सुनाता हूँ। बल्कि मैं डॉक्टर तैमूर के बारे में एक अहम बात आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ जो तदरीस है ना उसमें बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, टीचिंग लाइन में नहीं होना चाहिए, उन्हें पुलिस में होना चाहिए या उन्हें और कोई काम करने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी टीचर बहुत कम है। अच्छा, क्लासों में ना जाना हमारा मामूल है, लेकिन बतौर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मैंने देखा कि जब भी, क्योंकि कभी कभी हमें विज़िट करना पड़ता है, क्लासें हो रही हैं नहीं हो रही, लेकिन मैं यकीन मानिए कि मैंने कभी उस शख्स को क्लास से गैर हाज़िर नहीं पाया। इतना पंक्चुअल जो टीचर है वो मैंने कम देखा। उनका अंदाज़ होता था, बड़ा लाउडली पढ़ाते थे, तो 5-7 क्लासरूम जो है ना वहाँ तक आवाज़ जाती थी, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। बिल्कुल सही। हाँ, तो हम काफ़ी दूर होते थे तो हम कहते थे कि तैमूर की क्लास हो रही है, क्योंकि हमें आवाज़ आ जाती थी। और बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करते थे कि हमारे तो 90% लोगों को शेर पढ़ना नहीं आता जो लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं उस्ताद। लेकिन बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन तैमूर जो है उनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ये थी कि वो बच्चों को बहुत क्लासिक्स पढ़ाते हुए अशार याद करवाते थे और उनसे पढ़वाते थे, उनके तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाते थे। तो बहुत अच्छे उस्ताद थे और फिर इतनी आलिमाना गुफ्तगू करते। वैसे तो आमतौर पे तो वो बहुत यानी गपशप जब करते थे ना बहुत लाउड होते थे, तो कैजुअल सी बातें, लेकिन जब वो कभी मेरे साथ बैठ के तन्हाई में बातें करते तो ऐसी किताबों पे गुफ्तगू करते थे वो। तो मैं पूछता था कि ये कैसे पढ़ी हैं? बिल्कुल सही। तो कहते थे कि ये मैंने सुन के याद की हैं। तो देखिए, कुदरत आपको आंखों से महरूम करती है तो यादाश्त बढ़ा देती है। क्या बात एक है। तरफ से लॉस होता है और एक तरफ से और ज़्यादा नवाज देती है। बेशक। तो बहुत उम्दा टीचर भी बहुत उम्दा थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं ना वो डॉक्टर तैमूर की तरह यानी पंक्चुअल और अच्छे उस्ताद बने। बिल्कुल सही। ये मैं आपको 2-3 शेर सुना उनकी गज़ल के। ज़रूर। और ये उनकी पसंदीदा गज़ल है। तुझे ज़िंदगी का शऊर था तेरा क्या बना, तुझे ज़िंदगी का शऊर था तेरा क्या बना, तू खामोश क्यों है मुझे बता तेरा क्या बना। नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया तेरा क्या बना। मैं मुकाबले में शरीक था फ़कत इसलिए, मैं मुकाबले में शरीक था फ़कत इसलिए, कोई आके मुझसे ये पूछता तेरा क्या बना। वाह। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का तेरा क्या बना। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, मैं तो कामयाब ना हो सका तेरा क्या बना। तुझे देखकर तो मुझे लगा कि खुश है तू, तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, तेरे बोलने से पता चला तेरा क्या बना। अब आप ज़रा देखें कि ये मेरा ख्याल ये वाहिद शायर हैं
जो मुखातिब से पूछते हैं कि क्या तू खुश है। पहले एक शेर में जब अभी हम सुन रहे थे तो उसने कहा कह के बखेरने वाले तो खुश भी है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल सवाल है कि मैंने भी एक बार क्लास में पूछा बच्चों से कि क्या आपके वालिदैन, आपके उस्ताद, आपके दोस्त कभी आपसे किसी ने पूछा कि तू खुश है? तो आधी क्लास रोने लगी। बच्चे कहते हैं हमें कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप खुश भी हैं ज़िंदगी से। बिल्कुल सही। लेकिन ये वह शायर है जो खुशी से मुतालिक सवाल उठाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आज हमने डॉक्टर तैमूर हसन तैमूर को याद किया। डॉक्टर जवाज़ जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मीनवाइल हमारे किचन में हमारी डिश जो है वो प्रेजेंट भी हो गई है। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।